Again, welcome back now. Myself, KK Agarwal sir. Welcome back again. This is our lecture number. I am writing here. ITF, this is lecture number 3rd. Lecture number 3rd. Third lecture, this is. Third lecture. Okay. In the first lecture, we had studied about the introduction of the ITF. In the first lecture of ITF, we had studied about the introduction of ITF. In the lecture number 2nd, we had studied all the 6 types of inverse trigonometric functions. We had studied their domain, we had studied their principal value branch, and we had studied their all 6 types of graphs of trigonometric functions as well as their inverse trigonometric functions graph also. Right? Now finally in the lecture 3rd, as we have completed the lecture 1st and 2nd, now finally in the lecture number 3rd, we are going to discuss important problems related to mains, problems related to board, problems related to IIT advanced, and problems related to ND also, all competition exams. Now finally we are going to discuss problems related to domain and range problems and graph based problem. It means जो हमने second lecture में graphs study किए हैं, we are going to discuss various typical types of problems related to the lecture number 2nd. Clear? चलिए, तो domain and range, अब हम ITF functions की domain and range कैलकुलेट करना सीखेंगे. Simultaneously ग्राफ के ऊपर भी काफी प्रॉब्लम बेस है, इन्हीं क्वेश्चंस में हम देखेंगे. So we are discussing, we have been written so many questions on the board, on the left side of the board. Now we are going to discuss problems one by one. Right? Now without wasting the time, I am starting my lecture. Solution. Here we will discuss solution of each and every problem. Solutions. ये वो प्रॉब्लम्स है बेटा, यदि हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में डेप्थ में अंडरस्टैंड कर लिया है, यकीन मानिए आईटीएफ का आपका बेस क्लियर हो जाएगा. सेकंड लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, और अब हम उनके ऊपर बहुत सारी साइमल्टेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हमारा कंसेप्ट डेप्थ के अंदर क्लियर हो सके. और मैं यकीन कह सकता हूं अपने कॉन्फिडेंस से कि यदि हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो बेटा हम सेकंड लेक्चर से रिलेटेड हमने जितना भी कंसेप्ट स्टडी किया है, वी हैव द कैपेबिलिटी टू अटेम्प्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम. तो बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम के हमारे पास में 3 पार्ट्स है, हम क्लियरली देख सकते हैं. प्रॉब्लम फर्स्ट है 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं बेटा. फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. नोट करना बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मैं लिख देता हूं यहां पर. ये जो सिंबल है बेटा GIF है. GIF मींस दिस इज नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है. तो बेटा डोमेन ढूंढने के लिए हमने एक लेक्चर में डिस्कशन किया था, सेकंड लेक्चर में. जब भी हमें आईटीएफ के क्वेश्चंस में डोमेन ढूंढनी है तो बेटा हम आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे. डोमेन ढूंढने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे. ध्यान देना, डोमेन के लिए हम आउटसाइड से इनसाइड हमेशा एंट्री करेंगे. ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं. जब भी हम आईटीएफ में किसी भी क्वेश्चन की डोमेन फाइंड कर रहे हैं या अदर फंक्शंस में भी किसी भी फंक्शन की हम डोमेन फाइंड करते हैं तो हम हमेशा आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं फंक्शन में. लेकिन रेंज के केस में हम हमेशा उल्टा चलता है बेटा. पहले हम इनसाइड आउटपुट की इंटरवल निकालते हैं, इनसाइड इंटरवल का आउटपुट निकालते हैं, इसलिए रेंज के केस में हम इनसाइड से आउटसाइड चलते हैं. ये 2 बातें हमेशा याद रखना. किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते समय इन 2 बातों पे हमेशा फोकस करना. डोमेन फाइंड करने के लिए हम हमेशा आउटर फंक्शन से इनसाइड फंक्शन में एंट्री करते हैं, और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन के इनपुट का, जो फंक्शन में बेटा अंदर इनपुट आ रहा है, उसका इंटरवल फाइंड करते हैं ताकि बाहर वाला आउटपुट फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट कर सके, ताकि हम उसकी फाइनली क्या कैलकुलेट कर सके, रेंज कैलकुलेट कर सके. तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बार बार हर क्वेश्चन के लिए आपको रिपीट नहीं करूंगा. ये 2 बातें आपको रिमेंबर रखनी है फॉर ऑल द लेक्चर्स. क्लियर? तो बेटा हम बाहर से डोमेन फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर डोमेन. तो डोमेन फाइंड करने के लिए फंक्शन की बाहर से हम अंदर एंट्री करेंगे. तो चलिए सबसे पहले बाहर फंक्शन देखते हैं. मेन फंक्शन हमारा कौन सा काम आ रहा है? हमारा बेटा ट्रांसीडेंटल फंक्शन काम आ रहा है. बाहर कैसा फंक्शन लगा हुआ है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन का ही एक टाइप है. तो यहां पर साइन इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बेटा हम एक छोटी सी बात तो जानते ही है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन इज डिफाइंड
इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ये बात हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी की है डेप्थ में। साइन इनवर्स x फंक्शन इज ओनली डिफाइंड व्हेन x लाइज बिटवीन -2 1 to 1। तो बेटा बाहर साइन इनवर्स x फंक्शन है, साइन इनवर्स का अंदर आउटपुट क्या चल रहा है? साइन इनवर्स x फंक्शन के अंदर इनपुट क्या चल रहा है? इनपुट चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि x का काम कर रहा है, x का। इट मींस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी ओनली डिफाइंड व्हेन greatest integer of x should lie between -1 but less than equal to -1। तो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है बट लेस देन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंसेप्ट से हम देख सकते हैं हमें x का वो इंटरवल सेलेक्ट करना है जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर -1 से 1 के बीच में आ सके। तो बेटा मैं आपको नंबर लाइन पे दिखा देता हूं। x की वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे 1 से लेकर 2 तक, 2 को रखेंगे ओपन में, 1 को -1 को करेंगे क्लोज में। तो हम बेटा ये इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, ये ओपन में है, ये इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 2 होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 2 होगी, तो हमेशा इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में भी आप कोई भी वैल्यू लोगे, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में ये x की इंटरवल आया, ये इंटरवल आया x का। 1 से लेकर 2 के बीच में आप कोई भी x की वैल्यू लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करने पे आंसर मैक्स 1 ही आएगा। 2 नहीं ले सकते, 2 से बड़ी नहीं ले सकते, इधर -1 से पीछे नहीं जा सकते। -1 से आप जैसी छोटी वैल्यू ले लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आने लग जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी -1 से 1 लाई करेगा तो फाइनली हमें x का इंटरवल मिलेगा -1 से 2। आप नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा हमारे पास ये तो आ गई फंक्शन की डोमेन निकल गई, ये तो आ गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट का, फंक्शन की डोमेन आ चुकी है। अब बात करते हैं रेंज की। तो बेटा जब फंक्शन के रेंज की बात करेंगे, रेंज निकालने के लिए हम कहां से कहां जाएंगे? इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे, इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे। और यूं कह लो कि रेंज निकालने के लिए मेथड जो है इनसाइड से आउटसाइड जाना, इसी का नाम था बेटा इनसाइड आउटसाइड मेथड। इनसाइड आउटसाइड मेथड हमने एक स्टडी किया है फंक्शन के अंदर, वही मेथड एक प्रकार से हम यूज कर रहे हैं रेंज फाइंड करने के लिए। तो साइन इनवर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? रेंज फाइंड करने के लिए जो साइन इनवर्स फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या आ रही है। तो क्लियरली बेटा जब x की वैल्यू -1 से 2 ओपन इंटरवल में जा रही है, -1 क्लोज में 2 ओपन में, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 से 1 के बीच में जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 3 पॉसिबल वैल्यू, -1 ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की 3 पॉसिबल वैल्यू आ सकती है x की इस इंटरवल के लिए। क्लियर इतनी बात? तो रेंज देखिए बेटा क्या क्या आएगी। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 वैल्यू लेगा तो -1 पुट करने पे आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स। तो फाइनली हम रेंज देख लेते हैं, फंक्शन की रेंज क्या निकल के आएगी। रेंज 3 वैल्यू निकल के आएगी। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा साइन इनवर्स -1। फिर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू यहां पर तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 0। उसके बाद में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 1। ये 3 पॉसिबल वैल्यू आ सकती है रेंज के अंदर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ 3 ही वैल्यू दे सकता है। तो यहां से रेंज का आंसर आया बेटा साइन इनवर्स -1। हमने देखा था साइन इनवर्स -1 एक ऐसा एंगल आएगा जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, तो वो आंसर आएगा -π/2। -π/2 साइन इनवर्स 0 का आंसर होता है बेटा 0, एंड लास्ट केस साइन इनवर्स 1 का फाइनली आंसर होता है हमारे पास में π/2 प्लस का π/2। तो दीज आर द 3 पॉसिबल वैल्यूज विच इट विल टेक इन द रेंज। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए तो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट बेटा मैं आपको करवा रही हूं क्योंकि सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। क्यों? इन द फर्स्ट पार्ट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू देयर इज गिवन साइन इनवर्स, सेकंड पार्ट में बेटा यहां पर कॉस इनवर्स दे रखा है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वही आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट में आप सेल्फ ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई, खुद को ट्राई करना है क्योंकि सेम तरीका है क्वेश्चन का। मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूं। लेट अस टेक द थर्ड पार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सभी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या किया मैंने बेटा? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू सिग्नम कॉट इनवर्स x। ध्यान देना बेटा, सिग्नम कॉट इनवर्स x। डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बेटा सेकंड पार्ट के अंदर हमने लीव कर दिया क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करना कोई फायदा बेनिफिट नहीं है। तो सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं।
तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम कॉट इनवर्स एक्स। बेटा ये बाहर जो लगा हुआ है ये सिग्नम फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, ध्यान देना सभी बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, डोमेन पे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमें डोमेन फाइंड करनी है। तो बेटा डोमेन फाइंड करने के लिए क्या, वही बात, डोमेन फाइंड करने के लिए हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए हम बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। तो बाहर क्या है बेटा, सिग्नम फंक्शन है। अब सिग्नम फंक्शन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, सिग्नम फंक्शन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन तो एवरीवेयर डिफाइंड होता है, सिग्नम फंक्शन तो एक्स की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो सिग्नम फंक्शन का जो इनपुट है, सिग्नम फंक्शन इनपुट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ ऐसा इनपुट आएगा जिसपे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन होती है वो तो ऑल रियल नंबर होती है, आप जानते हैं। तो सिग्नम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नम फंक्शन तो एवरीवेयर डिफाइंड होता है, सारे एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो अब इनपुट में जाते हैं, क्या इनपुट किसी एक्स की वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता, इनपुट को देखते हैं। तो बेटा हम जानते हैं, वी नो, हम सभी बच्चे जानते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स भाई साहब जो होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो ये होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉट इनवर्स 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, तो सिग्नम फंक्शन उसके ऊपर डिफाइंड होगा। भाई सिग्नम फंक्शन डिफाइंड होगा क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स तो सिर्फ यही आंसर ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ फाइनली डोमेन जो आई बेटा ऑल रियल नंबर आई, फंक्शन की जो डोमेन आई वो ऑल रियल नंबर आ रही। इसका मतलब हमारा फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा। तो डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात कर लेते हैं, अब फाइनली रेंज की बात कर लेते हैं। तो बेटा रेंज निकालने के लिए उल्टा चलेंगे, रेंज निकालने के लिए इनसाइड आउटसाइड मेथड यूज करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे। रेंज निकालने के लिए पहले इनपुट को देखेंगे, पहले इनपुट को इंटरवल फाइंड करेंगे, पहले इनपुट को बाउंड करेंगे। जब इनपुट बाउंड हो जाएगा तो आउटपुट हम उसके ऊपर ऑपरेट कर देंगे और बड़े प्यार से रेंज निकल जाएगी। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉट इनवर्स एक्स को देखेंगे। तो पता ही है हमें डोमेन आ रही है बेटा ऑल रियल नंबर, डोमेन के अकॉर्डिंग चलना है। रेंज निकालते समय इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे डोमेन के देखते हुए, डोमेन को देखते हुए। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा जो इनपुट आ रहा है, इनपुट, वो इनपुट हमारा कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन पाई आ रहा है, क्योंकि यही कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। क्लियर, सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉट इनवर्स एक्स सिग्नम का इनपुट का काम कर रहा है, जो कि 0 से पाई के अंदर जा रहा है। और हम सभी बच्चे जानते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्या आंसर देता है बेटा, 1 आंसर देता है। कब आंसर देता है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब भी सिग्नम फंक्शन का इनपुट एक्स पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन हमेशा +1 आंसर देता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। क्लियर। तो बेटा सिग्नम फंक्शन ऑफ, अब सिग्नम किसका निकालना है, कॉट इनवर्स एक्स का सिग्नम निकालना है। तो कॉट इनवर्स एक्स का सिग्नम फंक्शन जब हम ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, तो बेटा इसका आंसर भी +1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में वैल्यू ले रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू पे हमेशा आंसर सिर्फ +1 देता है। तो इसका आंसर आ गया +1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेटा इस क्वेश्चन की रेंज निकल के आई +1 खाली। इस क्वेश्चन की रेंज आएगी सिर्फ +1, डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर। तो थर्ड पार्ट हमने खत्म कर दिया, कंप्लीटेड। नाउ लेट अस कम टू द, नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे, वीडियो को आप देख के भी रोक के पॉज करके विजुअलाइज कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट अस कम टू द थर्ड, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से बेटा, यदि आपने सारे इन कांसेप्ट्स पर फोकस किया, यकीन मानिए आपको आईटीएफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। लेट अस कम टू द सॉल्यूशन सेकंड नाउ। सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन में हमें गिवन है बेटा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स e की पावर x। अगेन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। यहां पर सभी क्वेश्चंस पे लिखा नहीं हुआ है बेटा, लेकिन यहां पर 99% क्वेश्चंस में हम डोमेन एंड रेंज ही फाइंड करेंगे आईटीएफ में। तो बेटा अगेन लेट अस कम टू द डोमेन। डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे तो कॉमन सेंस है, आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे हम लोग। जब भी डोमेन की बात करनी है तो आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन को देखो। आउटसाइड फंक्शन कैसा फंक्शन आ रहा है, साइन इनवर्स फंक्शन आ रहा है। अब भाई साइन इनवर्स फंक्शन तो सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब इसका इनपुट जो अंदर वाला x इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में लाई करे, क्लोज इंटरवल में। तो हम जानते हैं बेटा साइन इनवर्स x इज ओनली डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1। सही बात है ना। साइन इनवर्स x सिर्फ तभी डिफाइंड हो सकता है, हम जानते हैं बात,
तो बेटा साइन इनवर्स ई की पावर एक्स कब डिफाइंड होगा? ये सिर्फ तभी डिफाइंड होगा, ये सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब इसका इनपुट जो है बेटा, इसका इनपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। क्लियर है? चलो एक्स को छोड़ो यार, एक्स की बात छोड़ो क्योंकि एक्स तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो एक बार एक्स को नेग्लेक्ट कर दो। तो इसका इनपुट जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। ये हो गया डोमेन की बात। अब देखिए बेटा, यहां पर एक कंडीशन है, ये e की पावर x कैसा फंक्शन है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब e की पावर x बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है मैं आपको बता देता हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है बट लेस देन इंफिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये डाटा इस क्वेश्चन के लिए आपको रिमेंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकता। कॉन्ट्रावर्सी आ गई, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो बेटा इन दोनों का कंक्लूजन ये निकल के आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा बट लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ये इन दोनों का कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए बट लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब हमें बेटा इंटरवल किसका निकालना है? ये तो आ गई कंडीशन, डोमेन निकालने के लिए कंडीशन आ गई। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो डोमेन फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बेस e। क्योंकि बेटा हमें x को नीचे लेके आना है और e को यहां से रिमूव करना है, तो हमने दोनों साइड लॉगरिथम ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बेस e। तो यहां पर हमारे पास में आ गया log e की पावर x लेस देन इक्वल टू, जैसे बेटा log 1 करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, और ये 0 से क्योंकि बड़ा है बेटा, ये 0 से क्योंकि बड़ा है तो log 0 प्लस की वैल्यू अप्रोच करती है इंफिनिटी। log 0 प्लस की वैल्यू अप्रोच करेगी हमारे पास में माइनस इंफिनिटी में। लॉग जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो 0 प्लस पे वैल्यू अप्रोच करेगी माइनस इंफिनिटी में, तो इधर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, और यहां से आंसर आएगा बेटा x इज लेस देन इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। ये हमारी डोमेन निकल के आ गई। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा। नोट डाउन करें सभी बच्चे इसको फटाफट, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करें, टाइम दे रहा हूं मैं, नोट डाउन करें फटाफट। ये हमारे पास फाइनली बेटा क्या आ गई? डोमेन निकल के आ गई। क्वेश्चन को नोट करते रहे, साथ साथ समझते रहे। तो हमारे पास में फाइनली क्वेश्चन की जो डोमेन आ रही है वो ये डोमेन आ गई है, इसको नोट डाउन करें। साइन इनवर्स e की पावर x, साइन इनवर्स e की पावर x, ये हमारे पास बेटा फाइनली इस क्वेश्चन की डोमेन आ गई है। अब बात करनी है रेंज की। अब किसकी बात करनी है? रेंज की बात करनी है, हमें सिर्फ रेंज की बात करनी है। डोमेन हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ध्यान देना क्वेश्चन पे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। सिंपली हमने देखा डोमेन निकालने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे तो साइन इनवर्स x फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब e की पावर x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 होगा। e की पावर x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, तो e की पावर x को बाउंड कर दिया हमने 0 से 1 के लिए। अब हमें डोमेन निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग ऑपरेट कर दिया दोनों साइड बेटा, तो ये वैल्यू आ गई। अब फाइनली देखिए डोमेन आ गया, रेंज निकालनी है बेटा। चलिए रेंज पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। डोमेन सभी बच्चे याद रखना है इसकी। अब हम इसी क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है इसका रेंज, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है बेटा रेंज, ध्यान देना। सेकंड पार्ट क्या आ रहा है इसका? रेंज आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा डोमेन पे ध्यान दो। डोमेन की वैल्यू क्या आई थी? x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी बट लेस देन इक्वल टू 0। ये डोमेन की वैल्यू आई थी, सभी बच्चों को पता ना, ये हमारी डोमेन की वैल्यू आई थी। अब बेटा हमें e की पावर x रेंज जब फाइंड करते हैं तो इनपुट से आउटपुट पे जाते हैं, और जब रेंज फाइंड करते हैं तो इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते हैं। तो पहले इनसाइड का आंसर पता लगाएंगे कि इनसाइड वाला जो इनपुट है वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो इनसाइड का आंसर पता लगाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर देखना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप ग्राफ से देख लेते हैं। चलिए एक रफली ग्राफ से देख लेते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेटा ग्राफ आता है, ये पॉइंट होता है 0,1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा ग्राफ होता है। तो हमारी x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है? देखो सभी बच्चे, x की वैल्यू लाई कर रही है माइनस इंफिनिटी से 0। इसका मतलब बेटा x की वैल्यू हम जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक जा रहे हैं। जब x की वैल्यू हम माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक अप्रोच कर रहे हैं तो उस केस में e की पावर x को सभी बच्चे देखिए, e की पावर x का क्या आंसर आ रहा है?
उस केस में बेटा e की पावर x का आंसर आ रहा है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू 1। आप सभी बच्चे ग्राफ से देख सकते हैं, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं, तो जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो बेटा ग्राफ जीरो तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। जीरो एग्जैक्टली नहीं होगा, जीरो प्लस पे जाएगा, तो e की पावर x का आंसर जीरो से बढ़ा रहा है और x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आ रही है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है। क्लियर हो गया? तो कभी भी रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए इसीलिए कह रहा हूं हमें इनसाइड से आउटसाइड पे एंट्री करनी है। तो पहले देखिए मैंने इनसाइड वाले इनपुट को, ये जो मेरा इनपुट है, इनसाइड वाला इनपुट है, इसको मैंने इंटरवल में बाउंड किया कि जब ये डोमेन थी तो इस डोमेन के अंदर हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट है कहां से कहां तक जा रहा है। अब तो सिंपल सा काम है बेटा। अब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सभी को पता है। वी नो साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारा, जब हमारा फाइनली साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उस केस में बेटा इसके दोनों साइड में साइन इनवर्स को ऑपरेट कर दो, इसके तीनों साइड में साइन इनवर्स को ऑपरेट कर दो। तो बेटा यहां से जैसे ही मैं साइन इनवर्स को ऑपरेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स e की पावर x इज लेस देन साइन इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से फाइनली ये क्या बन गया बेटा, अपना फंक्शन बन गया। देखो ये हमारा फंक्शन बन गया, तो फंक्शन ऑफ x का आंसर आ गया लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई2, और यहां से आंसर आ गया 0। ये बेटा फंक्शन की रेंज निकल के आ गई 0 से पाई2। तो रेंज निकल के आई हमारी 0 से पाई2। 0 आएगा बेटा ओपन में, पाई2 विल बी इन द क्लोज। ये हमारी फंक्शन की रेंज आ गई। चलिए नोट डाउन करें, 1 मिनट दें मुझे। बेटा फाइनली इस क्वेश्चन की डोमेन आ गई है। अब बात करनी है रेंज की। अब किसकी बात करनी है, रेंज की बात करनी है, हमें सिर्फ रेंज की बात करनी है। डोमेन हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ध्यान देना क्वेश्चन पे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। सिंपली हमने देखा डोमेन निकालने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब e की पावर x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 होगा। e की पावर x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, तो e की पावर x को बाउंड कर दिया हमने 0 से 1 के लिए। अब हमें डोमेन निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग ऑपरेट कर दिया दोनों साइड बेटा, तो ये वैल्यू आ गई। अब फाइनली देखिए डोमेन आ गया, रेंज निकालनी है बेटा। चलिए रेंज पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। डोमेन सभी बच्चे याद रखना है इसकी। अब हम इसी क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है इसका रेंज, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है बेटा रेंज, ध्यान देना। सेकंड पार्ट क्या आ रहा है इसका, रेंज आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा डोमेन पे ध्यान दो। डोमेन की वैल्यू क्या आई थी, x ग्रेटर देन -∞ बट लेस देन इक्वल टू 0। ये डोमेन की वैल्यू आई थी, सभी बच्चों को पता ना, ये हमारी डोमेन की वैल्यू आई थी। अब बेटा हमें e की पावर x रेंज जब फाइंड करते हैं तो इनपुट से आउटपुट पे जाते हैं। अरे जब रेंज फाइंड करते हैं तो इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते हैं। तो पहले इनसाइड का आंसर पता लगाएंगे कि इनसाइड वाला जो इनपुट है वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो इनसाइड का आंसर पता लगाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर देखना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप ग्राफ से देख लेते हैं। चलिए एक रफली ग्राफ से देख लेते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेटा ग्राफ आता है, ये पॉइंट होता है 0,1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा ग्राफ होता है। तो हमारी x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, देखो सभी बच्चे, x की वैल्यू लाई कर रही है -∞ से 0। इसका मतलब बेटा x की वैल्यू हम जा रहे हैं -∞ से लेके यहां तक जा रहे हैं। जब x की वैल्यू हम -∞ से लेके 0 तक अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में e की पावर x को सभी बच्चे देखिए, e की पावर x का क्या आंसर आ रहा है। उस केस में बेटा e की पावर x का आंसर आ रहा है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू 1। आप सभी बच्चे ग्राफ से देख सकते हैं, जब x की वैल्यू -∞ से 0 पे अप्रोच कर रहे हैं, तो जब x टेंड्स टू -∞ आ रहा है तो बेटा ग्राफ 0 तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। 0 एग्जैक्टली नहीं होगा, 0 प्लस पे जाएगा, तो e की पावर x का आंसर 0 से बढ़ा रहा है और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रही है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है। क्लियर हो गया? तो कभी भी रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए इसीलिए कह रहा हूं हमें इनसाइड से आउटसाइड पे एंट्री करनी है। तो पहले देखिए मैंने इनसाइड वाले इनपुट को, ये जो मेरा इनपुट है, इनसाइड वाला इनपुट है, इसको मैंने इंटरवल में बाउंड किया कि जब ये डोमेन थी तो इस डोमेन के अंदर हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट है कहां से कहां तक जा रहा है। अब तो सिंपल सा काम है बेटा। अब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सभी को पता है। वी नो साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारा, जब हमारा फाइनली साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उस केस में बेटा इसके दोनों साइड में साइन इनवर्स को ऑपरेट कर दो,
इसके तीनों साइड में साइन इनवर्स को ऑपरेट कर दो। तो बेटा यहां से जैसे ही मैं साइन इनवर्स को ऑपरेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स e की पावर x इज लेस देन साइन इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से फाइनली ये क्या बन गया बेटा, अपना फंक्शन बन गया। देखो ये हमारा फंक्शन बन गया, तो फंक्शन ऑफ x का आंसर आ गया लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, और यहां से आंसर आ गया 0। ये बेटा फंक्शन की रेंज निकल के आ गई 0 से पाई बाई 2। तो रेंज निकल के आई हमारी 0 से पाई बाई 2। 0 आएगा बेटा ओपन में, पाई बाई 2 विल बी इन द क्लोज। ये हमारी फंक्शन की रेंज आ गई। चलिए नोट डाउन करें, 1 मिनट दें मुझे, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। चलिए नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। हमने काफी प्रॉब्लम डिस्कस की, 2 to 3 प्रॉब्लम्स, टाइप्स भी हमने डिस्कस किए। नाउ फर्दर हम प्रोसीड करते हैं बेटा आगे लेक्चर पे। चलिए 2 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉब्लम फास्टली। Now we are going to discuss problem number 3rd. Problem number 3rd. Let us discuss. Very important problem. इस पे स्टार लगा रहा हूं बेटा। 3rd नंबर प्रॉब्लम पे मैं स्टार लगा रहा हूं। जिस पे स्टार लगा रहा हूं इट मींस दिस प्रॉब्लम इज लिटिल बिट वेरी मच इंपॉर्टेंट। y is equal to cot inverse log 4/5 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 4। सेम काम करना है बेटा। सबसे पहले आ जाते हैं डोमेन पे। डोमेन पे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना। देयर इज 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन। अब डोमेन फाइंड करने के लिए हमें इस बात को फोकस करना है कि इस क्वेश्चन में आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए आउटसाइड से इनसाइड हम एंट्री करेंगे। तो बेटा आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते समय देखना है, आउटसाइड फंक्शन को देखो बेटा, कॉट इनवर्स आ रहा है। कॉट इनवर्स हमारा आउटसाइड फंक्शन है। तो देखो सबसे पहले वी नो, हम जानते हैं बेटा कोट इनवर्स x की बहुत खास बात होती है। कोट इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कोट इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन होता है जो सारे इनपुट की वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। यानी कोट इनवर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोट इनवर्स का ये जो इनपुट आ रहा है, अंदर का जो ये इनपुट आ रहा है, ये कुछ भी आओ, चाहे -इन्फिनिटी आओ, चाहे इन्फिनिटी आओ, चाहे 0 आओ, कोट इनवर्स x क्योंकि बेटा x की सारे रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड होता है। इसका मतलब बाहर वाला जो फंक्शन है कोट इनवर्स, वो उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा डोमेन के ऊपर। डोमेन के ऊपर उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात करेंगे अंदर वाले फंक्शन की। अब हमें इनपुट को देखना है। डोमेन निकालते समय हम हमेशा बाहर से एंट्री अंदर की तरफ करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनपुट पे फोकस करेंगे, सिर्फ इनपुट पे फोकस करेंगे। तो बेटा इनपुट के अंदर लोगैरिथम फंक्शन आ रहा है। इनपुट के अंदर लोगैरिथम फंक्शन आ रहा है। हाँ, यहां प्रॉब्लम होगी अब डोमेन निकालने में, क्योंकि लोगैरिथम फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब उसका आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। जब उसका आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। सही है। चलिए तो देखते हैं बेटा। नाउ डोमेन निकालने के लिए जरूरी है log 4 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिफाइंड। अब बेटा ये फंक्शन जो इनपुट आ रहा है लोगैरिथम का, ये पूरा का पूरा जो कॉट इनवर्स x का इनपुट है, ये सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब log का आर्ग्यूमेंट जो है ग्रेटर देन 0 है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम। तो यहां से कंडीशन आ गई 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 4 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आ गई बेटा। अब इसका डी चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही है। चेक कर लेते हैं, इसका डी चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है b का स्क्वायर 64 माइनस का 4 4 जो 16 80। तो डी की वैल्यू निकल के आएगी -16 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी फैक्टराइज नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा लेस देन 0 आ गया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पर a की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू आ रही है लेस देन 0। इसका मतलब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट हम देख सकते हैं, जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से, जो कि एक्स एक्सिस पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना टच करेगा। तो इस केस में बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमने जब रफली ग्राफ देखा तो हमने देखा ये तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, जो एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि एक्स के सभी रियल नंबर के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव चल रहा है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आंसर दे रही है। तो इट मींस हमारी जो फंक्शन की डोमेन आएगी वो डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर। ये आ गई बेटा डोमेन। क्लियर? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ही ग्रेटर देन 0 चल रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इंटरवल फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। बात करते हैं रेंज की। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमें इनसाइड से आउटसाइड जाना है, इनसाइड से आउटसाइड एंट्री मारनी है। रेंज निकालते समय हमेशा ध्यान रखना है इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो उसको मान लेते हैं, क्या माने इसको? एक नया फंक्शन मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसको मैंने कोई नया फंक्शन का नाम मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो बेटा अभी हमने देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से अपवर्ड पैराबोला प्लॉट होगा। अभी हमने देखा था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 जवाब दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले रेंज फाइंड करने के लिए हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करेंगे नंबर वाइज नंबर। तो सबसे पहला इनपुट ये है, तो इसका इंटरवल फाइंड करो, इसको बाउंड करो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो कॉमन सेंस है, जब ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला आ रहा है तो एक अपवर्ड पैराबोला की बेटा मिनिमम वैल्यू कहां पर आती है? बेटा उसके वर्टेक्स पे आती है। एक अपवर्ड पैराबोला की यदि डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर चल रही है, इंटरवल के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उस केस में एक अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू उसके वर्टेक्स पे आती है बेटा, वर्टेक्स पे। तो g ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा निकल के, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टेक्स के बेटा कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस के डी अपॉन 4a। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं पैराबोला में। तो मिनिमम वैल्यू आएगी y की, ये आएगी माइनस का डी अपॉन 4a। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। माइनस डी की वैल्यू आ गई माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। तो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो बेटा। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी बेटा 4/5। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इसका आंसर आएगा 4/5 निकल के। b की वैल्यू ऐसे पुट कर देना -8, इट विल बिकम 64 माइनस का 4 into 4 into 5। तो इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा है 4/5। तो बेटा ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आई है बेटा 4/5 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इंफिनिटी। क्यों आएगी? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला तो ऊपर तक इंफिनिटी तक अप्रोच करेगा और इसकी मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स में निकल के आई है 4/5। तो हमने देखो क्या किया, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमने इनपुट को बाउंड किया, चलिए अब नंबर किसका? लॉग फंक्शन का नंबर आ गया। अब हम दोनों साइड इस फंक्शन पे क्या ऑपरेट करेंगे? लोगैरिथम फंक्शन ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस 4/5। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोगैरिथम फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी साइंस का ध्यान रखेंगे कि कहीं इनइक्वालिटी साइन का साइन तो चेंज नहीं होगा। इस केस में साइन चेंज होगा बेटा, क्योंकि लोगैरिथम फंक्शन जब ऑपरेट करते हैं लोगैरिथम फंक्शन का बेस जब भी 1 से छोटा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में लोगैरिथम फंक्शन ऑपरेट करने पे दोनों साइड इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। चलिए ऑपरेट कर दो बेटा सारे बच्चे। तो लॉग को जैसे मैंने ऑपरेट किया, लॉग विद रिस्पेक्ट टू बेस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो बेटा ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 4/5 विल गो दैट साइड, इट विल बिकम लेस देन इक्वल टू log 4/5 और यहां पर साइन आ जाएगा ग्रेटर देन log 4/5 टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बेटा इसका आंसर आएगा log 4/5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस में 4। आप देख सकते हैं यहां पर बेस भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो उस केस का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, 1। और यहां पर बेटा लोगैरिथम फंक्शन ये वाला, क्योंकि बेस इसका 1 से छोटा है, ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा ये लोगैरिथम फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस केस में लॉग का जो ग्राफ बनेगा बेटा तो इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ आएगा लॉग का, ये ग्राफ आएगा लॉग का, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका बेस जो है वो 1 से छोटा है। तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम देखते हैं बेटा,
जब हम लॉग ये वाला लॉगरिथम फंक्शन जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी पे, जब बेस इसका 1 से छोटा, तो देखिए बेटा सभी बच्चे, जब इस केस में हम जब इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे, तो उस केस में ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो इन्फिनिटी पे अप्रोच करने पे बाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो बेटा यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। एक तो ये केस आ गया। तो बेटा अब रेंज निकालने में खाली हम एक स्टेप दूर है, रेंज निकालने में सिर्फ हम एक स्टेप दूर है, सिर्फ एक स्टेप। डोमेन हमें नहीं चाहिए, तो हम डोमेन को रब कर देते हैं। देखिए अब सभी बच्चे, अब रेंज फाइंड करने में हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते हैं, अंदर वाले इनपुट को पूरे को मैं बाउंड कर चुका हूं। अब खाली हमें कॉट इनवर्स को तीनों साइड क्या करना है, ऑपरेट करना है, जिससे हमारा मिडल में फंक्शन बन जाए जो हमें चाहिए था। तो कॉट इनवर्स को ऑपरेट करने से पहले दोबारा हमें प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी कि कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सभी बच्चे जानते हैं बेटा कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। वी नो कॉट इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा क्योंकि कॉट इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब आप तीनों साइड कॉट इनवर्स को, दोनों साइड मतलब इनइक्वालिटी के, आप कॉट इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो दोबारा बेटा इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स होंगे। यहां पर ध्यान देना। तो जैसे हम कॉट इनवर्स को ऑपरेट करेंगे, कॉट इनवर्स log 4/5 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा जैसे ही मैं कॉट इनवर्स x को ऑपरेट करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाएंगे। जो लेस देन इक्वल टू 1 है दैट विल कम इन द लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट इनवर्स 1, और जो माइनस इंफिनिटी से ग्रेटर था ये उस साइड में चला जाएगा। इट इज लेस देन कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी। तो बेटा हम फाइनली आंसर देखते हैं। ये हमारा बन चुका है बेटा फंक्शन, क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा पूरा फंक्शन बन चुका है y। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट इनवर्स 1। तो बेटा कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और कॉट इनवर्स इंफिनिटी की, माइनस इंफिनिटी की वैल्यू देखोगे तो आंसर आएगा पाई। तो बेटा ये फंक्शन की हमारी आ गई रेंज, इसके इक्वल आ गई है रेंज। कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ पाई पे अप्रोच करता है, तो ये फंक्शन की रेंज आ गई। इसीलिए बेटा मैंने थर्ड क्वेश्चन पे स्टार लगाया है, थर्ड क्वेश्चन पे स्टार लगाया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंटरमिक्स है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि बेटा थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ये थर्ड क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है यहां पर अभी फिलहाल जिसमें आईटीएफ भी काम आ रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का कंसेप्ट भी काम आ रहा है, लोगरिथम फंक्शन का कंसेप्ट भी काम आ रहा है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कंसेप्ट काम आ रहा है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में मतलब कई चैप्टर के कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है बेटा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में ln cot इनवर्स x, ln cot इनवर्स x, ln cot इनवर्स x। ठीक है, चलिए हमें करना क्या है, इसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड में लेते हैं लेक्चर को। तो बेटा डोमेन फाइंड करने के लिए अगेन हम आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे। तो बेटा आउटसाइड में कैसा फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो क्लियर है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ln cot इनवर्स x की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, तभी डिसाइड होगा। और cot इनवर्स x को डिफाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोगरिथम का आर्गुमेंट आ रहा है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन cot इनवर्स x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, 0 से पाई के बीच में। cot इनवर्स x की वैल्यू किसके बीच में आती है, 0 से पाई अपर इंटरवल। तो यहां पर log का आर्गुमेंट अलग से डिफाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cot log तब डिफाइंड होगा जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होना चाहिए। तो बेटा cot इनवर्स x का आंसर बिलोंग कर रहा है 0 से पाई। तो यहां पर मैंने कंडीशन ले ली है कि ln cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 भी नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी कीमत पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ln का जो आर्गुमेंट है वो अलग से हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आर्गुमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन ये आ रही है, इस कंडीशन को हम चेक करते हैं। क्योंकि log का बेस e है, log का बेस यहां पर e है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जब उधर शिफ्ट होगा तो पावर, जब ये जाके बेस की पावर बनेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से आंसर आया cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन e की पावर 0 दैट इज 1, बट लेस देन क्या आएगा, पाई, क्योंकि हम जानते हैं cot इनवर्स x हमेशा किससे छोटा होता है, पाई से छोटा होता है, बट लेस देन पाई।
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉट इनवर्स की, वो पाई से बाहर नहीं जा सकता। तो ये आंसर आया बेटा अपने पास। अब हमें डोमेन निकालनी है, डोमेन निकालने के लिए वही बात हम जानते हैं बेटा, कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण जब मैं तीनों साइड कॉट ऑपरेट करूं, कॉट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेट करूं, या फिर ये कॉट इनवर्स बेटा उधर जाएगा दोनों साइड, तो उस केस में दोबारा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी लेस देन कॉट 1 बट ग्रेटर देन कॉट पाई, ये वैल्यू आएगी बेटा, x की ये वैल्यू आएगी लेस देन कॉट 1 बट ग्रेटर देन कॉट पाई। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, कॉट इनवर्स x पाई से छोटा है, कॉट इनवर्स x जो एंगल आ रहा है थीटा, कॉट इनवर्स x कौन है बेटा, एंगल ही तो होता है थीटा, और क्या होता है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो पाई से छोटी है, पाई से छोटी यानी x थीटा किस पे टेंड कर रहा है, पाई माइनस पे टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली पाई नहीं है, एग्जैक्टली पाई नहीं है। तो बेटा पाई माइनस का मतलब हम पाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो बेटा कॉट पाई की वैल्यू आएगी इस केस में माइनस इंफिनिटी। तो x की वैल्यू है ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी बट लेस देन कॉट 1। ये हमारी आ गई फंक्शन की डोमेन, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। बात करते हैं फाइनली रेंज की, बिना टाइम खराब किए रेंज। रेंज बेटा, रेंज निकालने के लिए हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करेंगे, रेंज निकालने के लिए हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करेंगे। तो देखते हैं बेटा, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, जब x की वैल्यू डोमेन से ही स्टार्ट करते हैं, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है तो सबसे पहले इनसाइड से आउटसाइड, तो सबसे पहले हम लॉग का आर्गुमेंट को बाउंड करेंगे कि लॉग का आर्गुमेंट किसके बीच में आ रहा है। तो बेटा लॉग का आर्गुमेंट तो ऑलरेडी बाउंडेड है कि जब x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी तो कॉट इनवर्स x यहां से यहां पर आएगा। तो हम जानते हैं बेटा कॉट इनवर्स x की वैल्यू लेस देन पाई है बट ग्रेटर देन 1 है, ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इस डोमेन के अंदर। अब यहां पर क्या ऑपरेट करना है, कॉट इनवर्स एक्स के ऊपर क्या ऑपरेट करना है बेटा, ln ऑपरेट करना है, लॉग ऑपरेट करना है। और लॉग ऑपरेट करते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि उसका बेस 1 से छोटा है कि बड़ा है। तो यहां पर इसका बेस जो है 1 से बड़ा है, तो लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है तो बेटा उसका ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, और जब ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है उस केस में ln ऑपरेट करने पे दोनों साइड इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से आंसर आया बेटा ln कॉट इनवर्स एक्स इज लेस देन ln पाई बट ग्रेटर देन 0, क्योंकि ln 1 की वैल्यू होती है 0। अब देखते हैं बेटा, अब इसके ऊपर क्या ऑपरेट करना है, इसको फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट ऑपरेट करना है, स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट फंक्शन ऑपरेट कर दो क्योंकि दोनों साइड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑपरेट किया, ln cot इनवर्स x इज लेस देन अंडर रूट में ln पाई, और यहां पर आ गया ग्रेटर देन ln 0। बेटा ln 0 ध्यान देना, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ये जो 20 का टर्म लिखी हुई है इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी टेंड्स टू 0 प्लस, इट टेंड्स टू 0 प्लस। तो हम जब ln ऑपरेट कर रहे हैं तो ln हम 0 पे ऑपरेट नहीं कर रहे, ln हम ऑपरेट कर रहे हैं 0 प्लस पे, 0 प्लस पे, और ln 0 प्लस की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी सीधी माइनस इंफिनिटी। क्लियर। अब फाइनली हमें क्या करना है बेटा, इसका रेसिप्रोकल करना है। अभी फंक्शन को बनाने के लिए, एग्जैक्टली फंक्शन बनाने के लिए हमने इनसाइड आउटसाइड मेथड का यूज किया है। अब फंक्शन कब बनेगा, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर दे। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो फाइनली। आप क्लियरली देख सकते हैं इस चीज को। अब फाइनली आपको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी वैल्यू जो है रेसिप्रोकल करते समय एक चीज का ध्यान दे बेटा। यहां पर देखिए, यहां स्क्वायर रूट फंक्शन है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है बेटा, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर में तो 0 भी नहीं हो सकता, तो इसको थोड़ा बाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। तो नेगेटिव वाला इंटरवल रिजेक्ट कर दो और 0 को भी रिजेक्ट कर दो। तो यहां से कंक्लूजन निकला ln cot इनवर्स x का जो इंटरवल आएगा वो आएगा लेस देन ln पाई बट ग्रेटर देन 0। 0 से पहले की नेगेटिव वैल्यूज को मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता किसी भी x की वैल्यू के कारण। तो फाइनली अब ये कंक्लूजन आ गया। अब दोनों साइड पॉजिटिव, इसको हमें रेसिप्रोकल करना है टर्म को फंक्शन बनाने के लिए। दोनों साइड साइन देखो, साइन पॉजिटिव है, तो बेटा जैसे रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन दोबारा चेंज होगा। तो जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया ln cot इनवर्स x, तो इनइक्वालिटी का साइन अब हमारा चेंज हो जाएगा लास्ट बार। तो यहां पर आएगा 1 अपॉन में 0 प्लस, ये साइन चेंज होगा तो 1 अपॉन में 0 प्लस, और 1 अपॉन 0 प्लस आएगा बेटा इंफिनिटी, और यहां पर आएगा ग्रेटर देन 1 अपॉन में अंडर रूट में ln पाई। तो बेटा ये हमारे फंक्शन की निकल के आ गई रेंज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको विस्तार लगा लेना।
फोर्थ क्वेश्चन पे भी बेटा स्टार लगा लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ भी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इट मींस आई कैन से फोर्थ क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार लगा देना, ठीक है। लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन तो सबसे अलग है, फिफ्थ क्वेश्चन तो अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे अलग क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे भी मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन सबसे अलग है। आप देख सकते हैं यहां पर फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन दे रखी है -1 से 1, लेकिन ये देखो आगे क्या दे रखा है, जो रेंज दे रखी है रेंज वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर दे रखी है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं दे रखी, सबसे अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, मेंस वगैरह में, तो आपको तैयार करना है कि जब इंटरवल के बाहर सिचुएशन आ रही हो उस केस में क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डोमेन दे रखी है फंक्शन की -1 से 1, रेंज दे रखी है π/2 से 3/2 क्लोज इंटरवल, π/2 से 3π/2 क्लोज इंटरवल। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं काम करता हूं, सीधा ही ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, टेंशन ही खत्म। बेटा हमने ये डिस्कस किया था हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन के अंदर, लेक्चर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये डिस्कशन किया था कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो होती है -π/2 से π/2, लेकिन मैंने आपको ये बताया था यदि ट्रिग्नोमेट्री साइन फंक्शन को π/2 से 3π/2 में बाउंड कर दिया जाए तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री साइन फंक्शन 1 1 1 2 होगा, तो उस केस में साइन इनवर्स की जो दूसरी ब्रांच आएगी जिसे हम अदर ब्रांच कहते हैं, उस केस में भी साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन का इनवर्स निकाला जा सकता है। ध्यान देना मेरी बात को, साइन इनवर्स यहां से यहां पर डिफाइंड होने का मतलब है ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है, लेकिन ये ब्रांच थी हमारी अदर ब्रांचेस, हमने स्टडी किया था ये हमारी ब्रांच थी अदर ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉमन सेंस है, साइन फंक्शन π/2 से 3π/2 में हम डिफाइंड करेंगे, तो π/2 से लेकर 3π/2 के अंदर साइन फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, तो जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है उस इंटरवल में, तो वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसके अंदर। अब जब 1 1 ऑन टू है तो उस इंटरवल में भी तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं ना, लेकिन वो वहां पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ना नाम देके क्या कहा था कि ऐसा हो सकता है कि उसको हम अदर ब्रांचेज बोले, तो ये हमारा अदर ब्रांचेज में से क्वेश्चन पूछा गया है साइनिंग से। ऐसा बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 99.99% क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही चलेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस कभी कभार आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये साइन इनवर्स जो है अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर डिफाइंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका ग्राफ देखते हैं बेटा, इस डोमेन में ग्राफ क्या बनेगा, एक बार ग्राफ देख लेते हैं सारे बच्चे, पहले ग्राफ देख लेते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू लाई कर दी बेटा -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, तो ये आ गई -1, ये आ गया 1। वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है बेटा, एंगल क्या चल रहा है वो देखो सारे बच्चे, जो एंगल चल रहा है वो चल रहा है π/2 से 3π/2, तो ये एंगल है बेटा 0, ये एंगल हमारा π/2, ये एंगल है बेटा अपना पाई, और ये पॉइंट आ गया अपना 3π/2। तो यहां से यहां तक चल रहा है हमारा ग्राफ, π/2 से 3π/2 के बीच में जा रहा है बेटा अपना ग्राफ, सही है। चलिए देख लेते हैं ग्राफ। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाया था -1 से 1 के बीच में हमने बनाया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, -π/2 से π/2 में बनाया था हमने। तो बेटा 0 से 1 के लिए तो ऐसे ग्राफ बना था उसका, ये ग्राफ बना था, याद है आपको, 0 से 1 के लिए ये ग्राफ बना था, कब बना था, -π/2 से π/2 की रेंज में बनाया था हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। लेकिन अभी हमें ग्राफ जो बनाना है वो इस इंटरवल में बनाना है π/2 से 3π/2 के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, पूरा ग्राफ मैं बनाता हूं आपको, ये डॉटेड ग्राफ यूं जाता है, यूं जाके ये ग्राफ पाई से पास होते हुए बेटा, ये ग्राफ पाई से पास होते हुए ग्राफ यूं जाता है। ध्यान देना सारे बच्चे, यहां से ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, पाई पे ग्राफ जाते हुए ये ग्राफ यूं आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के तौर पे, ये ग्राफ बनता रहेगा। तो हम सभी स्टूडेंट्स ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस किया था -1 से 1 और -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डिस्कस किया था। आगे का ग्राफ बेटा ये इस तरह से यूं टर्न करके यूं चला जाता है, ध्यान देना ग्राफ के ऊपर। आप चाहो तो वैल्यूज निकाल के भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ ग्राफ रिमेंबर रखना है। हमने ग्राफ -1 से 1 में बनाया था, -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन यदि आगे बनाना चाहिए तो बेटा ये ग्राफ यूं इस तरह से, यूं फिर इस तरह से ये चलता रहेगा,
ये पूरा ग्राफ किसके ऊपर बनता है? वाई एक्सिस के ऊपर बनता है। किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। आपको ग्राफ आना चाहिए बनाना। तो अब हमें इस डॉटेड ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ये डॉटेड ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो ग्राफ बनाना है वो π/2 से 3π/2 के बीच में देखना था ग्राफ। ये तो समझाया कि किस तरह से चलता है पूरा ग्राफ। अब हम यहां पर देखें बेटा, थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये हमने किसका ग्राफ बना लिया है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया है, अदर ब्रांच के अंदर बनाया है, π/2 से 3π/2 के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम आंसर देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फंक्शन ऑफ 1/2 का आंसर दो, क्या आएगा? फंक्शन ऑफ 1/2 का आंसर दो। ये भी कंप्लीट है। चलो क्वेश्चन तो फंक्शन ऑफ 1/2 का क्या मतलब है? x की जगह इनपुट को 1/2 पुट कर दो, तो आंसर आ गया साइन इनवर्स 1/2। अब बेटा साइन इनवर्स 1/2 का आंसर वैसे तो कितना होता है? 30 डिग्री होता है। साइन इनवर्स 1/2 का आंसर क्या एंगल आता है? 30 डिग्री आता है। कितना आता है? π/6। लेकिन वो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। किसमें आता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमारा जो एंगल आना चाहिए वो अदर ब्रांच में आना चाहिए, अदर ब्रांच में आना चाहिए। तो बेटा ऐसा एंगल बोलो जिसपे जो एंगल तुम्हारा π/2 से 3π/2 के अंदर लाई करे, और उस एंगल के ऊपर उस थीटा की वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2। तो वो एंगल आएगा अपना बेटा पाई माइनस π/6 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5π/6। और 5π/6 जो है बेटा वो इस इंटरवल में लाई करेगा। समझ में आई बात? तो हमें माइनस π/2 से π/2 वाला एंगल कंसीडर नहीं करना है। साइन इनवर्स 1/2 का हमें ऑब्ट्यूस एंगल वो कंसीडर करना है जो इस इंटरवल में आता है। इतना सा ध्यान रखना है और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है फंक्शन ऑफ -1। फंक्शन ऑफ -1, तो बेटा x की जगह किसको रिप्लेस करना है? -1 को रिप्लेस करना। तो क्या आ गया? साइन इनवर्स -1 आ गया। अब वैसे तो देखो बेटा साइन इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या आंसर आता है? -π/2 आता है। -π/2 आता है, सभी को पता है। लेकिन वही बात दोबारा, हमें वो आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार साइन इनवर्स की रेंज उसने अदर ब्रांच में दे रखी है, दूसरी ब्रांच में दे रखी है। तो हमें वो एंगल लेना है जो इस इंटरवल में आए, 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक आए। तो बेटा वो एंगल लेने के लिए हमें ये देखना है कि इस इंटरवल में किस एंगल पे साइन थीटा का आंसर -1 आता है। तो वो आता है 3π/2 के ऊपर। साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3π/2 आएगा, 270 डिग्री। और अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है बेटा कि जब साइन इनवर्स x का आंसर लेस देन आ रहा है 3π/4, 3π/4 कितना होता है? 135 डिग्री। तो साइन इनवर्स x का आंसर जब लेस देन 3π/4 आ रहा है, तब उसका आंसर फाइंड करना है कि क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं बेटा। साइन इनवर्स x का ग्राफ हमने इसीलिए बनाया था कि थर्ड पार्ट सोल्व हो सके। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो हम वैसे भी डायरेक्टली समझ सकते हैं, लेकिन अब हमें थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए ग्राफ की मदद, हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हमें साइन इनवर्स x की वो वैल्यू निकालनी है, वो इंटरवल निकालना है जिसपे साइन इनवर्स x का आंसर 135 डिग्री से कम दे रहा हो। तो बेटा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहां पर रफ के अंदर यहां पर ये देख लेते हैं कि जब हमारे पास में साइन इनवर्स x की वैल्यू 3π/4 के इक्वल होगी, तो उस केस में x का आंसर बेटा 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। एक बार रफ में देख लिया हमने कि जब साइन इनवर्स x का आंसर 3π/4 के इक्वल होगा, तो उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। तो देखो सारे बच्चे, अब इसका ये मतलब हुआ बेटा कि 1/√2 एक पॉइंट आएगा यहां पर कहीं पे, मान लो ये पॉइंट आ गया 1/√2। तो इस 1/√2 वाले पॉइंट के ऊपर, 1/√2 पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ कितनी वैल्यू दे रहा है बेटा? ये कितनी वैल्यू आ रही है? 3π/4 आ रही है। ये एंगल कितना है? इसका मतलब बेटा ये एंगल आ रहा है हमारा 3π/4। समझ गए मेरी बात? भाई साइन इनवर्स x यदि 3π/4 के इक्वल था, तो x की वैल्यू क्या आई थी? 1/√2। इसका मतलब x = 1/√2 पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3π/4। अब आप ग्राफ से देखो सारे बच्चे ध्यान से, हमें वो x का इंटरवल चाहिए जिसमें साइन इनवर्स x का आंसर क्या आ रहा हो? लेस देन 3π/4 आ रहा हो। तो देखो लेस देन 3π/4, इस पॉइंट पे ग्राफ 3π/4 आंसर ले रहा है, आगे तक जाते जाते 3π/4 से ऊपर वैल्यू ले रहा है, दिख रहा है? तो बेटा हमें 3π/4 से कम वैल्यू चाहिए, तो ये ग्राफ आएगा इतना, जिसको मैंने डार्क किया है, क्योंकि जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में जाऊंगा, तो बेटा ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है और आंसर 3π/4 से कम आने लग जाएगा साइन इनवर्स x का, और यही हमें चाहिए। तो फाइनली हमने क्या देखा? साइन इनवर्स x का आंसर क्योंकि 3π/4 से कम है चाहिए, इक्वल नहीं लगा हुआ, यहां पर लेस देन लगा हुआ है, और साइन इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है,
तो इसका जो इंटरवल आएगा बेटा, इसका इंटरवल की वैल्यू आएगी x इज बिलोंग्स टू 1/√2 से लेकर 1 तक। 1/√2 क्लोज में, 1 ओपन में, 1/√2 ओपन में, 1 क्लोज में, ये आएगा। साइन इनवर्स एक्स को लेस देन 3π/4 देखना है, तो सबसे पहले हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया। साइन इनवर्स एक्स 3π/4 कब दे रहा है? x इक्वल टू 1/√2 के ऊपर दे रहा है, तो x इक्वल टू 1/√2 पे 3π/4 वैल्यू आ रही है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, हम देख सकते हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब हम 1/√2 से लेके 1 के बीच का इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं ग्राफ जो है बेटा 3π/4 से कम एंगल दे रहा है, 3π/4 से कम एंगल दे रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या मिलेगी? 1/√2 से 1/√2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1/√2 को यदि इंक्लूड किया तो वैल्यू 3π/4 की इक्वल आ जाएगी, और वो हमें चाहिए। और 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एंगल जो है 3π/4 से कम आना चाहिए, तो 1 पे एंगल क्या देगा बेटा? π/2 देगा, वो आ सकता है। तो ये आपका नया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। काफी अच्छी प्रॉब्लम थी बेटा, 5th प्रॉब्लम आपकी सबसे अलग प्रॉब्लम रही है अभी तक के क्वेश्चन से। अलग जो है बेटा इसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर जो कंसेप्ट अलग है वो यही है कि अभी हम 99% क्वेश्चंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डिस्कस करते हैं, और ये मात्र एक ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर डिस्कस हुआ है। तो बेटा हम 6 क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ln x। अब क्वेश्चन हमारे थोड़े छोटे लेवल पे हैं, सिर्फ डोमेन फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में, डोमेन। तो बेटा डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं। तो आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं डोमेन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब उसका इनपुट -1 से 1 के बीच में लाई करे। तो यहां से कंडीशन आ गई ln x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। और एक बात, लोगरिथम फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो बेटा ln ये आ गया हमारा ln x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब लोगरिथम फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस केस में बेटा जब बेस हम अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे लॉग की, तो यहां से आंसर आएगा x इज लेस देन इक्वल टू e की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर -1, ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास में आंसर क्या आया देख लेते हैं फटाफट। x का आंसर आया x बिलोंग्स टू 1/e से लेके e तक, क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास में बेटा फंक्शन की डोमेन आ गई। क्यों? e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, कितनी होती है e की वैल्यू? e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं 2 पॉइंट समथिंग, राइट? तो e एक इरेशनल नंबर है, e की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होता है e, तो उस केस में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो x की वैल्यू तो 0 आई नहीं अपने आप, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो फाइनली हमारे फंक्शन की ये डोमेन होगी। क्लियर? e की वैल्यू हम लेके चलते हैं 2.71 अप्रोक्सीमेट, ठीक है? चलिए सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अगेन वही बात करेंगे बेटा, डोमेन फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में भी डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करनी है बेटा। तो चलिए पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे। आउटसाइड का फंक्शन कैसा चल रहा है? tan इनवर्स फंक्शन चल रहा है। अब tan इनवर्स x फंक्शन किसके लिए डिफाइंड होता है? ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा सिग्नम फंक्शन क्या क्या आंसर लेता है? सिग्नम फंक्शन हमारे आंसर लेता है, 3 आंसर लेता है, +1 -1 और 0। +1 लेता है x ग्रेटर देन 0 पे, -1 लेता है x लेस देन 0 पे, इक्वल टू 0 पे। तो बेटा सिग्नम फंक्शन सिर्फ 3 ही आंसर ले सकता है, और इन तीनों आंसर के ऊपर tan इनवर्स फंक्शन पूरा वेल डिफाइंड है। तो कॉमन सेंस है कि डोमेन जो आएगी फंक्शन की वो आएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू 0 हुई तो सिग्नम फंक्शन आंसर 1 लेगा, उस पर tan इनवर्स डिफाइंड है, इस पे भी tan इनवर्स डिफाइंड है, तीनों केस में tan इनवर्स डिफाइंड है। तो डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर, तीनों को इंक्लूड कर लिया। रेंज की बात करें बेटा, रेंज की यदि बात करें तो रेंज के केस में tan इनवर्स का बेटा जो इनपुट आ रहा है सिग्नम फंक्शन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए tan इनवर्स का जो इनपुट है वो 3 ही वैल्यू ले सकता है, +1 -1 और 0। तो रेंज ऑफ फंक्शन के भी बेटा 3 ही आंसर आ सकते हैं। tan इनवर्स -1 आंसर आ सकता है, tan इनवर्स 0 आंसर आ सकता है, और tan इनवर्स प्लस का 1 आंसर आ सकता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा रेंज ऑफ फंक्शन का आंसर निकल जाएगा। tan इनवर्स -1 का एंगल आएगा -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan इनवर्स 0 का आंसर आएगा 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4। ये आप लोगों को पता है एंगल्स। तो ये फंक्शन की रेंज आ गई। फाइनली बेटा सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है, काफी इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब थर्ड और फोर्थ में से बेटा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, थर्ड और फोर्थ पार्ट,
तो उसमें से सिर्फ मैं एक पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। थर्ड और फोर्थ पार्ट, क्योंकि बेटा दोनों पार्ट सेम है, आप देख सकते हैं क्लियरली, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट में से सिर्फ मैं एक पार्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, कोई भी पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा थर्ड पार्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। ध्यान देना बात पे, क्वेश्चन नंबर 6 में और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो थर्ड पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन था इनपुट, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है इनपुट, दोनों में डिफरेंस है। ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ध्यान देना, वरना क्वेश्चन इजी हो जाता। तो बेटा सबसे पहले फाइंड करनी है डोमेन। अब डोमेन फाइंड करने के लिए आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे। आउटसाइड देखिए साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड हो सकता है जब उसका इनपुट -1 से 1 के बीच में लाई करे। तो कंडीशन आ गई पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब लेकिन हमें एक बात पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो कभी नेगेटिव आंसर लेता ही नहीं, बट वी नो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात हम फंक्शन चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो कभी भी नेगेटिव आंसर लेता ही नहीं, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 आंसर लेता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो बेटा यहां से इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो रिजल्ट आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटर देन 0 आंसर ले रहा है बट लेस देन 1, और इस केस में साइन इनवर्स आराम से डिफाइंड है, क्योंकि साइन इनवर्स का इनपुट जो आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो साइन इनवर्स भी डिफाइंड हो जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि डोमेन जो आएगी वो ऑल रियल नंबर आएगी। बात करते हैं रेंज की, बेटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, डोमेन के लिए इनपुट 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इनपुट देखते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट का इनपुट है बेटा वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अब साइन रेंज निकालने के लिए फंक्शन पे क्या लगाना जरूरी है, साइन इनवर्स ऑपरेट करना जरूरी है, और साइन इनवर्स हम जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन निकला साइन इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज लेस देन बेटा साइन इनवर्स 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो बेटा ये हम देखें तो ये कौन बन गया, हमारा फंक्शन बन चुका है। तो यहां से आंसर आया फंक्शन ऑफ x इज लेस देन π/2 बट ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन की रेंज निकल के आ गई कि फंक्शन जो है वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। क्लियर? तो बेटा हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। काफी इजी क्वेश्चन था ये। डिफरेंस इतना था कि बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन पे ऑपरेटेड है, पार्शियल फ्रैक्शन पे ऑपरेटेड है। चलिए लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉब्लम्स नाउ। चलिए बेसिक इतने क्वेश्चंस होने के बाद आप में मैं मानता हूं बेटा कॉन्फिडेंस अराइज हो रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं कंप्लीट, मैं मानता हूं आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आप अलग अलग टाइप के करोगे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस अराइज होगा आपका। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम 7 आती है y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2 प्लस में साइन कॉस इनवर्स प्लस में कॉस इनवर्स -1/√2, फिर आती है माइनस का tan इनवर्स -√3, नेक्स्ट टर्म इज कॉट इनवर्स, बेटा ये माइनस का √3 है, ध्यान देना सारे बच्चे, ये है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, थोड़ा सा रब हो गया। तो लास्ट टर्म आ रही है प्लस में कॉट इनवर्स -1/√3। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड नहीं करनी है। आप देख सकते हो इसमें कहीं वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा है, एक्स वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा है, तो कॉमन सेंस है डोमेन रेंज से क्वेश्चन रिलेटेड आपको इसको सॉल्व करना है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, इस कंसेप्ट में फोकस करें। सारे बच्चे नोट डाउन डाल के रिजल्ट लिख लें और इसको बना लें, चार्ट को बना लें। यदि आप लोगों को बेटा ये चार्ट समझ में आ गया, जो मैं चार्ट समझाने जा रहा हूं, आपको ये चार्ट समझ में आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंडों में कर पाएंगे, सेकंडों के हिसाब से।
देखिए क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है बेटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे के सारे आईटीएफ पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे आईटीएफ जो होते हैं एक्यूट एंगल देते हैं, आपको पता है ना, एक्यूट एंगल देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू यदि हमने पॉजिटिव ली बेटा, यदि एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली, तो सारे के सारे ये जो आईटीएफ फंक्शंस होंगे ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे, इस बात को याद कर लो। एक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव हुई तो आईटीएफ ये जितने भी हैं इनका जो एंगल निकल के आएगा वो हमेशा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, इस बात को याद कर लो, एक्यूट एंगल आएगा। बेटा यदि अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई, क्या हुई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई, ध्यान देना, यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई तो उस केस के अंदर, उस केस के अंदर अब देखना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होते के साथ ही देखना टर्न आउट कैसे आएगा। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन एंगल देंगे, देखना cos इनवर्स x आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई तो cos इनवर्स x का आंसर जो आएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा 0 से पाई के बीच में, यानी पाई/2 से पाई के बीच में आएगा। इसी तरह से x की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई तो cot इनवर्स x का आंसर भी ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। x की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई तो cot इनवर्स x का आंसर जो पाई/2 से पाई में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और कौन सा बच गया, थर्ड हमारा बच गया बेटा इसमें cosec, cosec को रिमूव कर दो, cos हो गया, cot इनवर्स हो गया, ये दो फंक्शन आएंगे बेटा, इस दो फंक्शन को टिक कर लेना, इन दो फंक्शन को नोट डाउन रखना। यदि x की वैल्यू नेगेटिव ली तो ये दोनों फंक्शन ऑब्ट्यूस एंगल के तौर पे आंसर देंगे, cos इनवर्स भी और cot इनवर्स भी। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान देना, यदि x की वैल्यू, अब x की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई तो उस केस में बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो आईटीएफ, कौन कौन से आईटीएफ आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आईटीएफ आता है, एक तो आता है tan इनवर्स x और एक आता है बेटा हमारा sec इनवर्स x। tan इनवर्स x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान देना। अभी भी हमारे पास में दो आईटीएफ बच गए, कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया cosec इनवर्स x और एक बच गया sec इनवर्स x, ये दो आईटीएफ बच गए। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव एंगल देंगे, एक्यूट एंगल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम होती है, इन दो में प्रॉब्लम होती है। तो बेटा tan इनवर्स x थर्ड क्वाड्रेंट में देता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो tan इनवर्स x का एंगल क्या आता है, -पाई/2 से 0 के बीच में आता है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, जब tan इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो sin इनवर्स x आता है बेटा, ये sin इनवर्स x आता है। x की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी तो sin इनवर्स x क्या एंगल देगा, -पाई/2 से 0 के बीच में देगा, तो ये भी कहां पर आएगा, थर्ड, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्या बच गया इसके अलावा, अब बच गया हमारे पास में cosec इनवर्स x, तो बेटा cosec इनवर्स x भी किसके बीच में एंगल देता है, जब x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो cosec इनवर्स x भी -पाई/2 से 0 के बीच में आंसर देता है, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्या बच गया हमारे पास में, sec इनवर्स x, अब sec इनवर्स x इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो x की वैल्यू नेगेटिव लेने पे sec इनवर्स x ऑब्ट्यूस एंगल देगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान देना। तो बेटा ये था वो चार्ट जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था। आपको ये समझ में आया कि x की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी तो उस केस में cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x ये किसमें आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा। और जब tan इनवर्स x, sin इनवर्स x और cosec इनवर्स x जब x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये एंगल बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे, कहां से कहां तक, -पाई/2 से 0 के बीच का एंगल देंगे बेटा, ये -पाई/2 क्लोज में आएगा, किसमें, cosec में और sin इनवर्स में, ठीक है। tan इनवर्स में -पाई/2 को ओपन में कर देंगे, वो बाद की बात, छोड़ दो, ये पॉइंट है बेटा -पाई/2, ये लेके चलेंगे यहां पर पाई/2, ये पॉइंट है 0 और ये लेके चलेंगे पाई, क्योंकि हमारे जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो या तो 0 से पाई में आती है या -पाई/2 से पाई/2 में। थर्ड क्वाड्रेंट ये सबसे अच्छा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसमें कोई आईटीएफ यूज नहीं आएगा, नो आईटीएफ। कितनी अच्छी बात है, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जो एंगल निकल के आएगा वो या तो फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उनका एंगल कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता। आईटीएफ कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल नहीं देगा, इस बात को नोट कर लें। अब ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो ये 7th क्वेश्चन आपका सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब किस तरह से, देखिए y इक्वल टू, देखो सारे बच्चे बेटा sin इनवर्स -1/√2, यदि 1/√2 पॉजिटिव होता बेटा, देखो 1/√2 यदि पॉजिटिव होता तो sin इनवर्स 1/√2 क्या एंगल देता, पाई/4 देता,
यहां पर देता, जो एंगल यहां पर आएगा वही एंगल यहां पर आएगा बेटा नेगेटिव में, ध्यान देना। तो साइन इनवर्स यदि प्लस 1/√2 होता तो 45 डिग्री एंगल देता, माइनस 1/√2 है तो साइन इनवर्स का जो एंगल प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव लग के, तो साइन इनवर्स -1/2 का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का π/4, माइनस का π/4। क्लियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। ये शॉर्टकट कंसेप्ट है जो आपको यूज करना है, ये तो मैंने चार्ट बनाया, ये चार्ट ही आपको आंसर देगा बेटा। कॉस इनवर्स -1/√2 की बात करें, देखिए सभी बच्चे बेटा प्लस को देखो पहले, यदि cos इनवर्स प्लस का 1/√2 होता तो आंसर क्या आता, π/4 आता ना, π/4। अब यदि माइनस का एंगल लग गया तो cos इनवर्स एंगल कौन से क्वाड्रेंट में देगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा पाई माइनस का π/4, पाई माइनस π/4। क्यों बेटा, क्योंकि cos 3π/4, cos 135 डिग्री की वैल्यू, cos 3π/4 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 1/√2 होती है। लेकिन एंगल तो श्योर हो गया ना कि जो एंगल निकल के आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ऑब्ट्यूस आना चाहिए, आ रहा है 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, माइनस बेटा tan इनवर्स -√3 आ गया, दोबारा पॉजिटिव को देखो, यदि tan इनवर्स √3 होता, खाली tan इनवर्स √3 होता तो क्या एंगल देता, 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3 लेकिन बेटा tan इनवर्स नेगेटिव होते ही कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का क्या मतलब है, जो x की वैल्यू पॉजिटिव में एंगल आ रहा था वही एंगल आएगा फोर्थ में, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो बेटा tan इनवर्स -√3 का क्या आंसर आएगा, माइनस का π/3 आएगा, और माइनस माइनस से मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का π/3 बन जाएगा, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, cot इनवर्स -1/√3, वही बात करो सेम टू सेम, माइनस को हटा दो थोड़ी देर के लिए, cot इनवर्स 1/√3 के लिए क्या एंगल आएगा, 1/√3 के लिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही π/3 60 डिग्री। लेकिन बेटा जैसे ही माइनस लग गया तो cot इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल आएगा, वही आएगा पाई माइनस का π/3, तो इसका आंसर आ गया प्लस में पाई माइनस π/3। अब बेटा फालतू टाइम खराब नहीं करना, कैलकुलेशन करना है, तो आपको कैलकुलेशन करोगे π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आंसर आ गया y इक्वल टू पाई प्लस पाई आ गया बेटा 2 माइनस π/4, और π/4 मिलके आ गया π/2, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 360 डिग्री में से बेटा 90 डिग्री को माइनस कर दो, 360 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 270 डिग्री, y इक्वल टू 3π/2। ये y का आंसर आ गया। कितना अच्छा कंसेप्ट बताया मैंने आपको। चार्ट का ध्यान रखो, आईटीएफ में जो मैंने आपको चार्ट सिखाया है, इस चार्ट को हमेशा रिमेंबर रखो, आपके इस तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। एक प्रकार से बेटा हमने क्या निकाली है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू तो निकाली है, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू, सभी की हमने प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट की है और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दिया। चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी हमारी कंप्लीट होगी बेटा। जिन बच्चों को भी चार्ट रिमेंबर है उन स्टूडेंट्स का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो 7 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली है। लेट 8 प्रॉब्लम पे हम मूव ऑन करते हैं बेटा। 8 प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 24/5। 24/25 ये प्रूव करना है बेटा। प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन मिक्स है इसमें, ग्राफ के भी क्वेश्चन है, डोमेन की भी क्वेश्चन है, रेंज की भी क्वेश्चन है, प्रूफ डेट की भी है। तो पहला क्वेश्चन है प्रूफ डेट का। बेटा मैं सारे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा। जैसे इसमें 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसमें से बेटा मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट को लीव आउट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम लेवल पे। तो 8 क्वेश्चन का मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा हो, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा हो और अंदर कोई कांस्टेंट नंबर के साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा हो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हम जानते हैं कोई ना कोई एंगल होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल है। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले को थीटा मान लेना। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। अब जानते हैं बेटा x की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स जो थीटा देगा वो एक्यूट एंगल ही देगा 0 से π/2। तो ये एंगल थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल, ध्यान देना। एक्यूट एंगल यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, ठीक है। तो बेटा यहां से 3/5 का आंसर किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा का आंसर आ गया। इसको बंद कर दो। तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। अब आपका क्वेश्चन देखो क्या बन गया, आपका क्वेश्चन देखो क्या बन गया। जैसे ही साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना तो ये क्वेश्चन बन गया साइन 2 थीटा बन गया बेटा। क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया।
आईटीएफ के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन पता किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। आईटीएफ को मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री में बदल दिया। अब देखो साइन थीटा का आंसर निकालना है, मतलब तो ये तो बच्चे वाला काम है। साइन थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो y इक्वल टू 2 sin थीटा का आंसर हमारे पास है बेटा 3/5। अब चाहिए क्या? cos थीटा का आंसर चाहिए। तो sin थीटा का आंसर पता है, cos थीटा को तो आता ही हमें निकालना। तो बेटा cos थीटा का आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा 9/25। इसको सॉल्व कर लेना, y का आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा जो प्रूव करना था 24/25। ये हो गया बेटा हैंड्स प्रूफ। इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे, बच्चे वाले क्वेश्चन से एकदम। तो बेटा इस तरह से अब हमें ये क्वेश्चंस करने हैं 9 से लेकर 16 तक के। क्लियर है? चलिए रेस्ट क्वेश्चंस बेटा हम यहां पर जितने क्वेश्चंस अब चल रहे हैं, हमने काफी प्रॉब्लम्स डिस्कस किया। 8 प्रॉब्लम्स हमने आईटीएफ की कंप्लीट की, जिसमें हमने पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया हाई लेवल पे, डिटेल के अंदर पूरा। अब हम फर्दर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं, ध्यान देना सभी बच्चे। चलिए प्रॉब्लम आती है बेटा नेक्स्ट अब 9th प्रॉब्लम। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे होमवर्क में। 9th प्रॉब्लम पे आते हैं बेटा। 9th प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम देखिए। साइन cos इनवर्स 3/5 प्लस में cos साइन इनवर्स 3/5। बेटा हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू फाइंड करनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में यहां पर देखो आईटीएफ फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और अभी आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। जब आप प्रॉपर्टी से स्टडी कर लेंगे आईटीएफ की, कल या परसों के लेक्चर में जब आप आईटीएफ की प्रॉपर्टी स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में बेटा आपको थीटा मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर फास्ट स्पीड पे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जब तक हम प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करते हैं, तब तक हम थीटा की हेल्प से ही क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, अंदर वाले एंगल को कुछ एज्यूम करते हैं। लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा, और x की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो cos इनवर्स एंगल भी क्या देगा? एक्यूट एंगल देगा। तो यहां से आंसर क्या आ गया? cos अल्फा इक्वल टू 3/5 आ गया। और ये एक्यूट एंगल है, ध्यान देना, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। एंगल इसलिए पता होना चाहिए एक्यूट है या ऑब्ट्यूज, ताकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उस हिसाब से वैल्यू निकाली जा सके। इसी तरीके से बेटा इसको हम एज्यूम करेंगे। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा, इक्वल टू बीटा। तो यहां से बेटा साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। यहां पर भी बीटा कैसा एंगल है बेटा? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। अब हमें आंसर, अब हमारा क्वेश्चन देखो, जो y इक्वल टू क्वेश्चन चल रहा है वो क्या मान गया? इसको क्या माना? अल्फा, इसको क्या माना? बीटा। तो आपका क्वेश्चन आ गया साइन अल्फा प्लस में cos बीटा। ये क्वेश्चन बन चुका है बेटा आपका। अब आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा था, जो क्वेश्चन हार्ड दिख रहा था, वो क्वेश्चन मैंने इजी कन्वर्ट कर दिया। y बन चुका है साइन अल्फा प्लस cos बीटा। अब आप लोगों में कॉमन सेंस है बेटा, जब cos अल्फा का आंसर पता है तो साइन अल्फा का आंसर आ जाएगा, जब साइन बीटा का आंसर पता है तो cos बीटा का आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हम आराम से अपने लेवल पे कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4/5 प्लस में 4/5, 4/5 प्लस में 4/5 इक्वल टू 8/5। ये इसका आंसर आएगा। ट्रायंगल रूल की मदद से cos अल्फा से आप sin अल्फा निकाल लेना, और sin बीटा की हेल्प से आप cos बीटा निकाल लेना ट्रायंगल रूल से, जो आपने 10th क्लास में स्टडी किया। आपका आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था बेटा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10th। प्रॉब्लम नंबर 10th। तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 10 जो है काफी आसान प्रॉब्लम है, देखना बोर्ड में। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स cos cot इनवर्स -1/√3। ये प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम देखने में हार्ड है लेकिन करने में उतनी आसान है। बस इतना ध्यान रखना, हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करेंगे, हम अंदर से बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर नहीं आएंगे इन क्वेश्चंस में। क्यों नहीं आएंगे? उसका कारण ये है बेटा, हमें cot इनवर्स -1/√3 की वैल्यू पता है। तो जिसकी वैल्यू पता है तो उसको पुट करेंगे ना, ताकि क्वेश्चन आसान हो सके। तो बेटा cot इनवर्स -1/√3 का आंसर देखते हैं क्या आता है। सेम तरीका, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो cot इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देगा? सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। अब यदि प्लस होता तो cot इनवर्स 1/√3 क्या एंगल देता? 60 डिग्री एंगल देता, 60 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू में 2 पाई लेता हूं। इसका मतलब बेटा cos 120 डिग्री, यदि cot उधर जाएगा, cot उधर जाएगा तो cot 120 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? -1/√3 आती है। ध्यान देना सभी बच्चे, ठीक है। तो बेटा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। y
y इक्वल टू साइन ब्रैकेट क्लोज tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज cos, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना है आंसर 2 पाई बाई 3 आ रहा है, तो 2 पाई बाई 3 सारे बच्चे पुट कर दो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। y इक्वल टू साइन ब्रैकेट क्लोज tan इनवर्स ऐसे कैसे रहने दो, cos 120 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, -1/2। अब सेम सिचुएशन आ रही बेटा, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, तो वही थीटा का कंसेप्ट यूज कर लो, अंदर वाले को कुछ एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, लेट tan इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, एज्यूम कर लो कि इसका आंसर आ रहा है थीटा के अंदर। लेकिन बेटा यहां पर एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, तो tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू पे जो एंगल देगा वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, वो एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल आएगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यदि आपने एंगल का ध्यान नहीं रखा, मेरे वाला चार्ट का ध्यान नहीं रखा, तो आपकी कैलकुलेशन में आंसर में मिस्टेक आएगी। तो बेटा यहां से tan थीटा का आंसर क्या आ गया, tan थीटा का आंसर आ गया -1/2। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया जैसे बेटा हमने इसको थीटा माना तो अपना क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू साइन थीटा बन गया, क्या बन गया y इक्वल टू साइन थीटा। अब कॉमन सेंस की बात है, ट्रायंगल रूल हमें आप पता है, जब tan थीटा का आंसर हमें दे रखा है तो ट्रायंगल रूल की हेल्प से हम साइन थीटा का आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि साइन थीटा का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव आंसर, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन थीटा का आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस हमें इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है। तो बेटा इसका आंसर आएगा -1/√3, -1/√3। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो यहां से साइन थीटा का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/√5, सॉरी, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। चलो कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। tan थीटा का आंसर देखा 1/2, तो एक ट्रायंगल आप बना लेना, यहां पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर लेना। tan थीटा आ रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है बेटा 1, बेस की वैल्यू आ रही है 2, तो जाहिर सी बात है ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई बेटा 5 आ गई, √5। तो मैंने कहा था 1/√5 सही है। साइन थीटा का आंसर आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1/√5 दैट इज इक्वल टू -1/√5। माइनस साइन क्यों लगाए, सोचने की ज्यादा सोचना नहीं है डिटेल में, इस पे फोकस करो। tan इनवर्स -1/2 थीटा आ रहा है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, -π/2 से 0 के अंदर, फोर्थ में। तो जब थीटा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन थीटा तो नेगेटिव आंसर ही देगा, कॉमन सेंस है आपने। चलिए, तो बेटा ये क्वेश्चन का कंसेप्ट था, 10 भी हो गया, 9 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा फटाफट, बिना टाइम खराब किए, काफी क्वेश्चन अभी हमें निकालने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सॉरी, चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हमारा जो 11th क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 माइनस का π/4, और इसको प्रूव करना है, इसका आंसर आ रहा है -7/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा वही है यहां पर इस क्वेश्चन में भी, कि यहां पर देखो आईटीएफ फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, अंदर देखो आईटीएफ फंक्शन दिख रहा है सभी को, आईटीएफ फंक्शन इन्वॉल्व होता है, वही करेंगे, थीटा मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स 1/5 को हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा। तो कॉमन सेंस से जो थीटा आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा, इतना हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि ये एक्यूट एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा वो हमें पता है, क्योंकि जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो tan इनवर्स आंसर देगा 0 से π/2 के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो यहां से बेटा हमारे पास में tan थीटा का जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया 1/5। tan थीटा का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखो जैसे ही हमने tan इनवर्स 1/5 को थीटा एज्यूम किया तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू tan ब्रैकेट क्लोज 2 थीटा माइनस का π/4। ये क्वेश्चन बन गया, कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म के अंदर क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया, फॉर्म चेंज हो गई क्वेश्चन की। चलिए अब इसको मान लो सारे बच्चे A, इसको रीड कर लो B की तरह। ट्रिग्नोमेट्री, मैं पूरे आईटीएफ के क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके बता रहा हूं ताकि आपको आईटीएफ की कम से कम रिक्वायरमेंट पड़े क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री से यदि हेल्प हो पा रहे हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री से करें ना क्वेश्चन को। अब यहां पर हम tan a माइनस b का फॉर्मूला ऑपरेट कर रहे हैं, तो देखो वैल्यू के लिए इसका आ जाएगा tan a माइनस tan b। बेटा tan π/4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा। अब आपको इसका आंसर निकालना है भाई। अब इसका आंसर निकालना है, यदि ये यहां पर 2 थीटा है, यदि आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना तो सिर्फ एक ही चीज की तो वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, tan 2 थीटा का आंसर चाहिए। अब tan 2 थीटा का आंसर तो हमें पता ही है,
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। नाउ एट द प्लेस ऑफ द tan थीटा रिप्लेस द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1/5। तो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ गया 2 into 1/5 अपॉन में 1 माइनस का 1/25। अब जैसे ही बेटा इसकी tan थीटा का 2 थीटा का आंसर आके यहां पर रिप्लेस करेंगे और यहां पर रिप्लेस करेंगे तो आपकी y की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा माइनस का 7/17। और यही बेटा हमें प्रूव करना था, तो इसी के बाद ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा 12th क्वेश्चन में हमें गिवन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स गिवन है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में साइन इनवर्स, ये यहां पर टर्म चल रही है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है, साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहा गया है कि डोमेन और रेंज फाइंड करो। चलिए कर लेते हैं, सिंपल काम है। डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया है, थोड़ा क्वेश्चन रब हो गए हैं, यहां पर दोबारा लिख लेंगे e की पावर x प्लस में 1 अपॉन में e की पावर x, ठीक है। इसमें भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड। चलिए देखते हैं इस पेज में थोड़ा। तो बेटा 13th क्वेश्चन में हम आ गए, 12th क्वेश्चन हमने लिख दिया, पहले 12th कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। सबसे सिंपल काम बेटा, सबसे पहले तो डोमेन निकालने के लिए दो फंक्शन एडिशन में चल रहे हैं और तो डोमेन जो निकलेगी दोनों की कॉमन डोमेन निकलेगी। दो फंक्शन का एडिशन सिर्फ तभी किया जा सकता है जब दोनों फंक्शन की कॉमन डोमेन हो, तो हमें कॉमन डोमेन निकालनी है। तो बेटा cos इनवर्स को तब डिफाइंड होगा जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में लाई करे। सभी को पता है ये बात, क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड हो सकता है उसका इनपुट जो -1 से 1 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 2। ये हमें इंटरवल अभी भी निकाला था, इन क्वेश्चंस में हमने खूब निकाल चुके हैं बेटा ये इंटरवल। अब यहां से देखो ये सेकंड केस आ रहा है बेटा, इंटरसेक्शन में सेकंड केस की बात कर रहे हैं। क्लियरली बेटा हम एक छोटी सी बात जानते हैं कि साइन इनवर्स का फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब इसका जो इनपुट है वो 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। ये बात हम जानते हैं सभी बच्चे कि भाई साइन इनवर्स फंक्शन भी तभी डिफाइंड होगा जब इसका साइन इनवर्स का इनपुट भी -1 से 1 के बीच में लाई करे। लेकिन हम एक बात और भी जानते हैं, इसके अलावा भी हम जानते हैं, वी नो, क्योंकि बेटा इतने को देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो फंक्शन चल रहा है ये हमेशा इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है 2 या 2 से बड़ी, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 चल रहा है, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 चल रहा है। तो हमने देखा था x प्लस 1/x टाइप का जो फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 2 से दिगर होती है या 2 होती है मिनिमम वैल्यू तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये बात हमें पता है। अब इसमें -1 कर रखा है, इसका मतलब हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से ये बात भी निकल के आ गई। तो बेटा इन दोनों बातों का कंक्लूजन क्या निकला ये देखते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1 का आंसर 1 या 1 से कम आ रहा है, और यहां पर ये कह रहा है कि इसका आंसर 1 या 1 से बड़ा आ रहा है इसी फंक्शन का। तो सेम टाइम पे एक फंक्शन 1 से छोटा हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। तो सेम टाइम पे दोनों कैसे हो सकता है कि 1 से छोटा भी हो 1 से बड़ा भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इन दोनों का कंक्लूजन सिर्फ एक ही केस निकल रहा है, ये दोनों फंक्शन 1 के इक्वल हो तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना केस बिगड़ जाएगा। तो बेटा इन दोनों का जो कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन वो ये निकल के आया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1 का आंसर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर 2 के इक्वल होना चाहिए। अब बेटा ये इनइक्वालिटी सिर्फ दो वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है, प्लस -1 पे आप देख सकते हैं। तब x की वैल्यू प्लस -1 पुट करूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब निकला कि इस डोमेन निकालने के लिए इसका इंटरसेक्शन होगा, इसकी डोमेन का और इसकी डोमेन का। तो बेटा ये दो डोमेन आ गई, अब इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। तो फाइनली क्वेश्चन की जो डोमेन निकल के आई वो निकल के आई +-1, दो वैल्यू आएगी खाली। कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रेंज जो आएगी, रेंज तो बताने की आपको जरूरत है नहीं। फंक्शन की रेंज में भी बेटा 2 ही आंसर आएंगे, एक बार x का आंसर +1 पुट कर दो और एक बार -1 पुट कर दो, बस। तो बेटा x का आंसर जब 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स 1 प्लस में, जब 1 पुट करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा sin इनवर्स 1
ये आ गया पहला आंसर। जब -1 पुट करोगे तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स -1। और प्लस में आ जाएगा, जब -1 पुट करोगे बेटा तो उस केस में दोनों +1 आंसर देगा, दोनों +1, तो दोबारा 1 से 1 कट के साइन इनवर्स 1 बच जाएगा। ये दो आंसर आ सकते हैं हमारे रेंज के अंदर, इनको सॉल्व खुद कर लेना। cos इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो 0 + π/2 का आंसर आ गया π/2। cos इनवर्स -1 का आंसर आता है बेटा पाई, और पाई में साइन इनवर्स 1 का आंसर ऐड करोगे π/2 तो आंसर आ जाएगा 3π/2। तो बेटा रेंज के अंदर फाइनली दो आंसर आ सकते हैं। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। नोट डाउन करें सभी बच्चे, ना क्वेश्चन को नोट डाउन करें सभी बच्चे। चलिए थोड़े क्वेश्चन लेफ्ट है, 3 to 4 क्वेश्चन लेफ्ट है, स्पीड में ले लेते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फंक्शन गिवन है हमें sec इनवर्स x + 1/x। sec इनवर्स 1/x करना क्या है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में भी क्या रखा बेटा, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो चलिए कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन की सीधा बात करते हैं बिना टाइम खराब किए। हम क्लियरली जानते हैं बेटा कि फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए पहले आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं, आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं। तो यहां से हम क्लियरली दो बातें जानते हैं कि x + 1/x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, और x + 1/x का आंसर लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0। ये दो बातें हम इनइक्वालिटी के कांसेप्ट से बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि x + 1/x का जो इनपुट है बेटा, ये sec इनवर्स का जो इनपुट है, ये कहां से कहां लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है -∞ से -2 इंटरवल में, यूनियन 2 से इंफिनिटी इंटरवल में लाई कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 भी आ गया, लेस देन 0 भी आ गया। बस एक कंडीशन ध्यान रखना, यहां पर 0 को बेटा रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन आ रहा है, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो फाइनली बेटा फंक्शन की डोमेन क्या निकल के आई? डोमेन आई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि बेटा x + 1/x का ये जो इंटरवल आ रहा है, इस इंटरवल के ऊपर sec इनवर्स फंक्शन आराम से डिफाइंड हो सकता है, क्योंकि sec इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए इनपुट चाहिए -∞ से -1 और 1 से लेके इंफिनिटी। तो बेटा ये इंटरवल sec इनवर्स के इंटरवल का सबसेट आ रहा है, तो डिफाइंड है, डोमेन आ गई। बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, ग्राफ बना लो, क्योंकि हमारे पास में x + 1/x जो इनपुट है, इसका ऑलरेडी इंटरवल आ रहा है कि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो फाइनली हमें इस इंटरवल के अंदर sec इनवर्स फंक्शन को ऑपरेट करवाना है रेंज निकालने के लिए। तो सबसे बढ़िया काम है sec इनवर्स का फटाफट ग्राफ प्लॉट कर लो। तो sec इनवर्स का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो बेटा sec इनवर्स की रेंज आती है हमारे पास में 0 से π, 0 से π ये रेंज चलती है। यहां पर पॉइंट आता है π/2, इसको भी कर दो डॉटेड लाइन। और फंक्शन डिफाइंड होता है -1 से लेके 1 के बाहर, इसको भी हमने डॉटेड लाइन कर दिया। अब हमारा जो फंक्शन का ग्राफ बनता है बेटा sec इनवर्स का, sec इनवर्स 1 की वैल्यू आती है 0, sec इनवर्स 1 की वैल्यू आती है 0, और π/2 तक हमारा ग्राफ ये जाता है। और इधर sec इनवर्स -1 की वैल्यू आती है बेटा पाई, और इधर से ग्राफ यूं आता है। तो फाइनली अब थोड़ी सी बात देखते हैं, sec इनवर्स x + 1/x का जो इनपुट आ रहा है, वो इनपुट आ रहा है -∞ से -2 के बीच में। तो बेटा हमें बात कहां से करनी है? -∞ से हमें तो -2 की बात करनी है ना, हमें तो यहां तक की बात करनी है, -2 तक की ये बात, बस ये इतनी बात हमें इतने इंटरवल में बात करनी है। और इधर बात करनी है हमें 2 से लेके इंफिनिटी तक के इंटरवल में, 2 से लेके इंफिनिटी तक में, मतलब ये बात करनी है, इतनी इस इंटरवल में बात करनी है। -∞ से लेके -2 के बीच का ग्राफ देखना है हमें, और 2 से लेके इंफिनिटी के बीच का ग्राफ देखना है, क्योंकि sec इनवर्स का इनपुट जिस इंटरवल में जाएगा उसी इनपुट पे तो आप sec इनवर्स को ऑपरेट करेंगे। बाकी ग्राफ हमारा फालतू है, वो कोई काम नहीं है। तो हमारा ग्राफ कितनी बात करनी है बेटा? हमें ग्राफ की इतनी बात करनी है, और यहां पर ग्राफ की बात करनी है इतनी। ये हमें ये देखना है कि जब x की वैल्यू -∞ से -2 में जा रही है, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी y की? ये वैल्यू आएगी sec इनवर्स -2, और ये वैल्यू कितनी आएगी? sec इनवर्स 2।